नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और बजट का कल अनाउंसमेंट हुआ। निर्मला जी ने 9वीं बार बजट पढ़ा। काफ़ी सारे रुझान आए, लोगों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इसको सिंपली समझाने के लिए हमारे साथ हैं दो इकोनॉमिस्ट, और आप बिल्कुल जानते होंगे, काफ़ी सारे टीवी डिबेट्स में इनको देखा होगा। हमारे साथ हैं शरद कोहली जी, हमारे साथ है अखिल स्वामी जी। शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए, हमें ज्वाइन किया, और आज आप जा रहे हैं इसको एनालाइज करने और बताने कि भारत को जो बजट मिला है उसमें क्या मिला है, और लोगों को समझा पाएंगे कि क्या मिला है। क्योंकि हम हैं भारत की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, 3rd बनने वाले हैं। लेकिन उन सब से पहले अखिल जी, आज राहुल गांधी जी ने काफी सारे कमेंट्स ऐसे किए जिससे कि पूरा हड़कंप मच गया। और वो बात तो कर रहे थे बजट की, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लाइन सुनाई जो कि चाइना से रिलेटेड थी और एक ऐसे किताब से रिलेटेड थी जो कि अभी पब्लिश भी नहीं हुई है, जो कि होना नहीं चाहिए था बाय लॉ, और जो कि नियम कानून है हमारे पार्लियामेंट के। अखिल जी, सबसे पहला कमेंट राहुल गांधी पे, उसके बाद कोहली साहब पे भी जाएंगे, फिर डीपली वी विल एनालाइज द बजट। जय संविधान। देखिए, राहुल जी को क्या करना चाहिए था और वहां पे राजनाथ सिंह ने क्या कहा। असली मुद्दा यह है कि हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत ज्यादा सम्मानित पद है जी। और जनरल नरवणे साहब के बारे में अगर आप किसी भी आर्मी ऑफिसर से पूछ लीजिए, उनका रिकॉर्ड ऐसा है, उससे जैसा बढ़िया और ईमानदार अफसर शायद ही ढूंढे आपको नहीं मिले। जी। अब सवाल यह है कि जनरल नरवणे साहब ने किताब लिखी। अच्छा, जनरल नरवणे साहब को जनरल बनाया किसने था? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया था। जी। जनरल नरवणे साहब ने किताब में, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बात लिख रहा है अगर, जी। और उन्होंने कोई किताब में बात लिखी और 1.5 साल तक उनको स्वीकृति नहीं मिली सरकार के द्वारा, उन्होंने कहा नरवणे साहब ने, मैंने तो किताब लिख के पब्लिशर को दे दी, पेंगुइन को दे दी, और पेंगुइन बड़ी रेप्यूटेड पब्लिशर है। उसके बाद सरकार को उसकी अनुमति के लिए भेजा गया, अनुमति वो नहीं मिली। अब सवाल यह है कि जो नरवणे साहब ने लिखा या तो नहीं लिखा। अगर नरवणे साहब ने नहीं लिखा तब तो हम बात सकते हैं कि राहुल गांधी गलत बात कह रहे हैं, लेकिन अगर नरवणे साहब ने लिखा और जो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, और देखिए आर्मी ऑफिसर के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के किसी भी स्टेटमेंट को अगर राजनाथ सिंह झुटलाना चाहते हैं तो आज आर्मी के अंदर डिफेंस ऑफिसर्स के बीच में इतना ज्यादा रोष है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि हमने जब हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक मान लिया जी, लोगों ने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर में हम जीत गए, हमने मान लिया, चाहे अमेरिका और चीन का जॉइंट डिक्लेरेशन कुछ और रहा हो। अब सवाल यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कोई चीज, और उसको या तो कह दीजिए कि ऐसा उन्होंने किताब में नहीं लिखा, मैं ये रही किताब, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखा है तो मानने में क्या परेशानी। कोहली साहब, आपका फर्स्ट कमेंट, आप भी काफी फॉलो करते हैं, राहुल गांधी ने आज जो किया उसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन एक सवाल ये बिल्कुल आता है कि अगर कहीं पे हमसे कहीं गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई है उसमें? देखिए, नमस्कार। पहले आपको, वन इंडिया न्यूज को, सभी दर्शकों को, स्वामी जी को मेरा अभिनंदन। मैं राहुल गांधी जी ने, मैं हम राजनीति से नहीं आता, हम लोग अर्थशास्त्र की दुनिया से आते हैं। हम तो आर्थिक रूप से आपको ये बता सकते हैं कि जो देश को डेड इकोनॉमी कह देते हैं, तो वो डेड इकोनॉमी जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं 7-7.5% की उसकी ग्रोथ पे वो लगाती हैं स्टैम्प, और जिसका दुनिया में आज तूती बोलती है भारत की ओर, सब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी FTA डील्स हो रही हैं और सारे हमारे आर्थिक पैमाने सुदृढ़ हैं, उसको डेड इकोनॉमी कह देना, तो मैं समझता हूँ जो कहता है उसको स्वयं आईना देखना चाहिए। और इस प्रकार के कमेंट शोभा नहीं देते। देश के सब हम सब देश के नागरिक हैं। कोई भी देश का लीडर हो, कोई भी देश में सरकार चल रही हो, जब तक हम देश के नागरिक हैं और हम सच्चे देशभक्त हैं, तो हमें ऐसा कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो कि देश की गरिमा को नीचे लाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, किसी व्यक्तिगत किसी को भी नहीं कहनी चाहिए। देशभक्ति की परिभाषा कौन तय करेगा और क्या देशभक्ति है? कैसे हम बताएंगे कि कौन देशभक्त है? बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है नागेंद्र, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। जिस कमेंट से देश की गरिमा कम हो, आपके जिस कमेंट से देश की दुनिया में बेइज्जती हो, वो बाहर जाके भी काफी बार ऐसे सुनने में आता है कि बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे जाके
भारत सरकार की या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बुराई करने के चक्कर में आप देश की बुराई कर जाते हैं। ये देशभक्ति में मुझे लगता है ये खलल डालता है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी से अगर आपका रोष है, वो आप स्वतंत्र हैं। और जी। भाजपा कांग्रेस में अक्सर डिबेट्स में लड़ाई होती रहती है, तर्क वितर्क होता रहता है, परंतु कहीं वो सीमा लांघ जाती है कई दफे कोई कहने वाला, जी। कि जब आप उस पार्टी से जंप करके आप देश पर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बहुत गरिमामय पद है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, और ये लोग पॉलिटिक्स में ये लोग दूर रहते हैं, इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए संविधान के अनुसार और जो देश का पूरा प्रोटोकॉल है। तो मुझे लग रहा है वो सीमा नहीं लांघनी चाहिए। आप पार्टी का विरोध, किसी व्यक्ति का विरोध उस तक रखिए, पर आप उसको लांघ के जब देश पर कमेंट हो जाता है, तो ये यहाँ पर देशभक्ति की पहचान हो जाती है कि कितने आप देशभक्त हैं, कि देश को अनजाने में भी जिससे देश की गरिमा कम हो वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत आसान जवाब है इसका नागेंद्र। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब देश को क्रिटिसाइज करना और सरकार को क्रिटिसाइज करना कैन बी वेरी डिफरेंट। जी स्वामी जी बताइए। देखिए नागेंद्र जी, मेरे ख्याल से उस व्यक्ति को ये कहना कि वो अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रूव करेंगे, जिसके पितामह ने हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में 9 साल वो जेल में रहा। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, अपनी अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति देश को दान दे दी और देश को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। जिसकी दादी ने जेल अपने देश के लिए जान दी, जिसके पिता ने जेल की अपनी इस देश के लिए जान दी। तो राष्ट्रभक्ति अगर सीखनी है तो राहुल गांधी से देश को सीखनी चाहिए। कोहली साहब, आपको लगता है कि एक थिन लाइन होनी चाहिए? अगर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो एक थिन लाइन होनी चाहिए। और राहुल गांधी की जैसे बात की कि अगर उनके परिवार में इतने सारे लोगों ने जान दी और उनकी मृत्यु हुई, जो कि सरकार के पदों पर थे और उस वक्त उनकी मृत्यु हुई, तो राहुल गांधी गलत क्या कर रहे हैं? अगर वो सवाल कर रहे हैं, अगर किसी बुक को कोट कर रहे हैं, ये भी बोला गया कि हम तो विश्वगुरु हैं, तो फिर हमें अगर कोई एक इंसान उस पर कॉमेंट कर रहा है तो हमें इतना, इसमें जो कांग्रेस का कहना है कि इतना खौफ क्यों? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपके परिवार के लोगों ने जान दी, उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थी, उससे पहले नेहरू जी थे। ये हम इस बात को कोई नकार नहीं रहा है, इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, देश के लिए जा चुके हैं, जिन्होंने देश को अपना जीवन दिया है, हम उनके लिए कोई कॉमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात राहुल गांधी जी के कमेंट पर हो रही है। मुझे लग रहा है कि एक नियम बनना चाहिए, क्योंकि ये समय समय पर ये नागेंद्र सुनने में आती है ये बात, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ये गलती हो जाती है। मुझे लग रहा है कि एक इसके अनुरूप एक कानून बनना चाहिए, जिसमें ये थिन लाइन आपको थिन दिख रही, क्योंकि आपको लाइन दिखती नहीं ना, तभी आप उसकी सीमा लांघ जाते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, कहने वाले को लाइन नहीं दिखी, उसने सीमा लांघ दी। तो मुझे लग रहा है अगर एक कानून बना दिया जाए संविधान के अनुसार, या एक अलग कानून के, कि जब भी आप किसी व्यक्ति पे और जो संवैधानिक पद ग्रहण करता है और राजनीति से नहीं आता है जी, तो उसके बारे में आप कोई भी ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए कानून आना चाहिए। और ये दोनों सब पार्टियों पे लागू होता है ये नागेंद्र। कल को मान लीजिए कोई भाजपा का व्यक्ति भी अगर ऐसा करता है, उसके लिए भी ये कानून लागू होना चाहिए, कांग्रेस पे भी कानून लागू होना चाहिए, समाजवादी पार्टी किसी। कल की बात है सर, हमारे हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक खुलेआम स्टेटमेंट दिया, खुलेआम, कि मुसलमानों को 5 रुपए, अगर वो रिक्शा चलाता है तो उसको 5 रुपए की जगह 4 रुपया दो, उसको भगा दो यहां से, इतना परेशान कर दो कि उसको भागना पड़ जाए। एक सीएम होके आप ऐसी बातें करते हो, आपका एक इतना बड़ा पॉपुलेशन भारत में है, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, और आप उनके लिए इस तरह की बातें करते हो, तो उनके ऊपर देशभक्ति वाला ये तंबा क्यों नहीं लगता, या उनके देशभक्ति पे क्यों नहीं सवाल उठाया जाता? आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने बहुत समावेशी बात करी। मैंने भाजपा कांग्रेस दोनों को लिया और सभी पार्टियों को लिया, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, कोई पार्टी हो, टीएमसी हो, ये सब पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए, असंवैधानिक पद जो संभालते हैं उनके लिए, और हर एक के लिए नियम होना चाहिए। अगर ये कानून बन जाता है तो क्या होता है, हमारे देश में जब कोई कानून होता है और उसके अंतर्गत कोई सजा होती है तो तब उसकी पालना होती है। स्वयं मर्यादा में रहना यहाँ पर अब धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा। तो मुझे लग रहा है अगर कानून बन जाएगा और कानून के अंतर्गत उसमें बाकायदा सजा का प्रावधान होगा, पेनल्टी का प्रावधान होगा, तो भले ही वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, मैंने तो स्वयं ही कहा कि किसी भी पार्टी से हो,
उसके लिए ये सीमा लांघनी कठिन हो जाएगी। तो ये कानून बनना चाहिए जिससे कि बोलते समय उसको इस कानून का ध्यान रहे। आप जब किसी के घर कोई चोरी करने का किसी का मन किया तो आपके दिमाग में आ जाता है ना कि ये क्राइम है। किसी को कोई प्रताड़ना पहुंचाता है, किसी को कोई डिफेम करता है, उसके दिमाग में एक बार रहता है कि ये क्राइम है, ये आपके ऊपर डेफेमेशन लग सकता है। तो इसी प्रकार अगर इसके लिए कानून आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये कानून बहुत अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से एक सलाह है कि कानून के अंतर्गत मुझे लग रहा है ये ऐसे बयान और इस तरीके की बयानबाजी किसी व्यक्ति विशेष, किसी संविधान के खिलाफ। स्वामी जी, आप और मैं ही तो हैं बोलने वाले, उंगली उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, उंगली उठाने की क्या जरूरत है? सिर्फ आप एक मिनट नागेंद्र, सिर्फ स्वामी जी और मैं, उंगली तो वहां उठानी पड़ती है जहां 4-5 लोग बैठे हो कि भाई मेरी बारी नहीं आ रही। अरे या तो आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा, उंगली उठाने से क्या होगा? बोलिए। स्वामी जी को जो बड़े बड़े चैनल्स है ना जहां पे बहुत भड़काऊ डिबेट्स होते हैं, स्वामी साहब इंतजार नहीं हो रहा था। वी आर लिसनिंग स्वामी साहब प्लीज बताइए जी। देखिए, मैं तो कोहली साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और ये बड़े अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो मैं तो अक्सर इनको सुनता रहता हूं। तो नगेंद्र, आपके माध्यम से मैं कोहली साहब से ये पूछना चाहता हूं, कोटद्वार के बारे में इनको ज्ञान होगा कि कोटद्वार में क्या घटना घटी। एक 15-20 गुंडे एक दुकान में पहुंच गए और एक मुसलमान, 75 साल के मुसलमान से कहने लगे कि तुम बाबा दुकान में नाम नहीं लगाओगे, जबकि उनके यहां भी पीर बाबा होता है और बाबा तो हम लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं। तो एक दीपक जो जिम का मालिक है, दीपक कुमार, उसने जाके वहां उसकी रक्षा करने की कोशिश की और सर वो मोहम्मद दीपक के नाम से पॉपुलर हो गए, मोहम्मद दीपक के नाम से पॉपुलर हो गया। उसके बाद 150 आदमी देहरादून से बजरंग दल के वहां भीड़ लगा के पहुंचे, पुलिस की प्रेजेंस में गालियां देते हुए कटुए दीपक और मियां वो, और 150 आदमियों ने उसको घेर लिया और पुलिस ने 4 धाराओं में दीपक कुमार उसके मित्र को बुक कर दिया, FIR लिख ली, और जिनके फोटो वीडियो में दिख रहे हैं उनको ये कहा कि अज्ञात लोगों ने। तो कोहली साहब, कानून तो बहुत बनते हैं, यहां खुलेआम कत्ले आम की नारा लगाने वाले लोगों पे कानून लागू नहीं होता जी। मैं वही बोल रहा था कोहली साहब कि मोहनलाल धाकड़ जैसे आदमी को 24 एक मिनट में जवाब, मैं स्वामी साहब को जवाब दे देता हूं। आपने जो बात कही मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। मैं आपको ये क्यों लगने लगा कि मैं उस भीड़ का साथ दूंगा या मैं उस भीड़ में शामिल हो जाऊंगा? आपको ये पता नहीं क्यों लगने लगा। ये तो ऐसी घटना है जिसका कोई भी सभ्य व्यक्ति, मैं समझता हूं, उसकी निंदा करेगा। यही नहीं, मसूरी में क्या हुआ मैं आपको और बताता हूं। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी एक मजार थी, आपको पता लगा होगा। उस मजार को वैंडलाइज किया गया और बाबा बुल्ले शाह सूफी थे, वो हिंदू मुस्लिम से बहुत ऊंचे थे। देखिए, पॉपुलर बजट होता है, एक बजट होता है। तो ये बजट को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। बजट पॉइंट के मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूं इस बजट को हमने कैसे एनालाइज किया। कल मैंने करीब 21 शो किए बजट के ऊपर। ये बजट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका मैक्रो लेवल पर है जिसमें देश की डेट टू GDP रेशियो 56.1% बताई गई, 55.8% बताई गई। एक में आपको बताया गया कि हमने केपेक्स कितना किया, हमने 12,20,000 का केपेक्स किया, ठीक है। आपको फिस्कल डेफिसिट बताया गया कि 4.4% का हमारा फिस्कल डेफिसिट था। ये है मैक्रो नंबर्स। अब अर्थशास्त्र की दुनिया से स्वामी साहब भी आते हैं, मैं भी आते हैं, आपको पता है नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ये हेल्दी अमेरिका जैसा देश 130% डेट टू GDP रेशियो से जूझ रहा है। $39 ट्रिलियन का कर्ज है उसके $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर, अपने आप को जो सबसे बड़ा विकसित देश कहता है। तो ये आंकड़े बुरे नहीं हैं, पहली बात। ये बजट का एक हिस्सा था। अब बजट का जो दूसरा हिस्सा था, यहां से आपका सवाल निकल के आता है, वो टारगेटेड बेनिफिट दिए गए। उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे शी मार्ट दुकानों में गांव में खोलने की 800 शी मार्ट की दी गई, जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर हैं कि महिलाएं गांव में ही रह के अपने लिए एक दुकान खोल सकती हैं। एक और लेता हूं मैं, लड़कियां जो हायर एजुकेशन पढ़ना चाहती हैं, उन लड़कियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल की बात हुई। ये बच्चियां जब पढ़ने आती हैं शहर में, तो इनके साथ PG में रहती हैं, कहीं भी किराए पे रहती हैं, इनके साथ तरह तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं। अगर ये गर्ल्स हॉस्टल सिक्योर्ड बन जाएंगे तो मैं समझता हूं गांव की बच्चियां हमारी पढ़ने तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी ने कहा। आपका सवाल मुझे पता है कहां से निकल के आ रहा है कि भाई आम आदमी के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि एक रेटरिक चलाया जा रहा था। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश किया जा रहा है, अगर 20 वाटरवेज बन रहे हैं, अगर आपका रेयर अर्थ मिनरल्स का कॉरिडोर बन रहा है,
तो अल्टीमेटली इसका लाभ जो है, और अगर हाई स्पीड कॉरिडोर ट्रेन के 5 बन रहे हैं तो जी। इसका लाभ किसको मिलने वाला है? आम आदमी कितने को। नंबर देंगे देखिए सर? एक मिनट, जी। आ रहा हूं मैं नंबर पे। आप पेपर तो लिखने दीजिए, तब नंबर दूंगा ना। पर्चा तो जी। पूरा करने नहीं दे रहे, नंबर कहां से आएंगे? चलिए खाली बताइए। शीट छोड़ के आऊंगा तो कहां से नंबर दूंगा मैं? जी। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार दो तरीके से लाभ दिए जाते हैं, इसके बाद मैं आपको नंबर बता देता हूं। दो तरीके से लाभ दिए जाते हैं बजट में। एक तो सीधा लोगों के जेब में पैसा डालने के प्रावधान लाते हैं, जैसे पिछले साल हुआ। जो 2.5-3 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं देश में, उनको 12 लाख तक की रिबेट मिली, बल्ले बल्ले हो गई। उस बजट की बहुत तारीफ हुई, ठीक है। अब दूसरा होता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से, ये अर्थशास्त्री स्वामी साहब समझ सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसका दीर्घ काल में, लंबे वक्त में, आने वाले 2-3 साल में आपको, जब ये परियोजनाएं धरातल हो जाएंगी, ये प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप पॉपुलिस्ट पॉइंट से कहें तो नंबर मैं दूंगा 6, और अगर आप ओवरऑल बजट ने क्या आम आदमी को टारगेट किया तो मैं इसको 7-8 नंबर दे सकता हूं। आपको नंबरों की जल्दी थी, मैंने दे दी। नहीं, आपसे जानना समझना बहुत जरूरी था। स्वामी जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आपका आकलन है? आप कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं बड़ा लिबरल टीचर हूं, मैं टीचर ही हूं, बेसिकली नंबर ही दिए हैं मैंने जिंदगी भर, और लिबरल टीचर हूं मैं। जितने डिजर्व करता है बच्चे, उससे ज्यादा नंबर देता हूं, तो मैं तो 3 नंबर दूंगा। देखिए, वास्तविकता में जब ये पत्रकार सम्मेलन हुआ और एक पत्रकार ने निर्मला जी से पूछा कि ये बताइए कि मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिला, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि निर्मला जी खुद क्या सोचती हैं इस बजट के बारे में, तो उनकी भाव भंगिमाओं को पढ़ लीजिए। बजट से लोगों को क्या मिला, देश को क्या मिला। देखिए, कोहली साहब भी जानते हैं, बड़े टॉप इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है, एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में तो चीन भी बड़े दावे करता है, और बड़े दावे पिछले 11 साल से भी हो रहे हैं। असली चीज है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, रिस्पोंडेंट, देश की जनता क्या सोच रही है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाइए, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाइए, असली मुद्दा यह है 1,20,00,000 लोग हिंदुस्तान के अंदर गिग वर्कर्स हैं। और ये गिग वर्कर्स सारे दिन मोटरसाइकिल चला के पढ़े लिखे लड़के 12,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। उस देश के अंदर जिसमें 90 और 80 साल के लोग एक्सटेंशन मांग रहे हैं, 21 साल की उम्र में अग्निवीरों को रिटायर कराया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। कोहली साहब तो बहुत एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट में तगड़ी एक्सपर्टाइज है, मैं उनसे सीखता रहता हूं। हाँ, थोड़ा सा ये शेयर मार्केट भी सर, जिस तरीके से वो धड़ाम से गिरा, वो भी एक इंडिकेशन था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं आया। शेयर मार्केट क्या दर्शाता है अगर वो इस प्रकार से गिर जाता है? जबकि हर बार ऐसा होता था कि मान लीजिए कि अगर हम लोग सोचते थे कि एक एवरेज बजट है, फिर भी इतना ज्यादा शेयर मार्केट नहीं गिरता था। उसकी क्या वजह रही? पहले मैं कोहली साहब को सुनना चाहूंगा। देखिए स्वामी जी ने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे उठाए हैं, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। गिग वर्कर्स, ये सच है कि उसमें ज्यादातर 15,000 से कम कमाते हैं लड़के हैं बेचारे, जो सारा दिन मोटरसाइकिल अपनी जान हथेली पर रखकर उसको घूमते रहते हैं, और रात को ठंड हो, सुबह जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, छुट्टी करते हैं उस दिन पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारी बातें हैं। अग्निवीर की उन्होंने बात करी, ये संवेदनशील मुद्दे। देखिए, और स्वामी साहब मैं आपको बताऊं, आपने तो 2 मुद्दे उठाए, शो का इतना समय नहीं है। मैं ऐसी 100 और कमियां जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और गिनवा सकता हूं, और मैं शुरू करूं तो फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, शो का टाइम भी खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी है, गरीबी है, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अन्न मिलता है। क्या इससे हम ये समझे कि 81 करोड़ 35 लाख लोग अदरवाइज भूखे सो जाते, वगैरह वगैरह। देश में 90% लोग 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। सबसे बड़ी आपको ये डेटा है, 126 करोड़ लोग इस देश के 25,000 रुपए महीने से कमाते हैं, मात्र 14 करोड़ लोग से ऊपर कमाते हैं। ये देश की इतनी बड़ी विडंबना है। ये एक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ग्लास आधा है, आधा भरा हुआ है तो आधा है, पर ग्लास, अब आपको ये बुरी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी राजनीति की बू आ जाएगी कहीं, कि ग्लास पहले से खाली, आधा भर गया। तो मैं इसको, फर्क क्या है, चश्मे का फर्क है। मैंने चश्मा, आपने तो चश्मा नहीं पहना, मैंने पहना हुआ है। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे एसटीटी होता है, जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, उसको फ्यूचर्स पे बढ़ाएगा 150%, ऑप्शंस पे 50%। अब शेयर मार्केट जो है ना स्वामी साहब, छोटे बच्चे की तरह है। मुझे 36 साल हो गए शेयर मार्केट को ट्रैक करते हुए।
छोटा बच्चा जैसे छोटी सी बात पे उससे खिलौना ले लिया और रोना शुरू कर देगा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, छोटी सी चीज मिल गई ये खुश होकर उछलता फिरेगा। ये शेयर मार्केट ओवर रिएक्ट करता है। अब मैं बताऊं खाली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, क्योंकि आप वित्त मंत्री महोदया की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो मैं वहीं से क्यों उठा के बैठता हूं। उन्होंने भी ये बात बोली कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को डेटर करना चाहते हैं। पान मसाले के गुटके पर लिखा होता है खैनी के, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु ये फिर भी दुकानों पर बिकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 में से 9 लोग पैसा गंवाते हैं, परंतु फिर भी इसको बैन नहीं किया गया है, इसको डेटर किया गया है कि आप कोशिश करिए कि ना करिए, आप लंबे वक्त के निवेशक बनिए। इसमें वाकई में आप मानेंगे नहीं, फ्यूचर हमारे यहाँ कंपनी में फ्यूचर ऑप्शन की अलग डिवीजन है। स्वामी साहब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 10 बजे किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपए लगाए, आज की बात कर रहा हूं, 11 बजे 60,000 हो गए और 11:30 बजे जीरो हो गया। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये बहुत खतरनाक है। लोगों की खून पसीने की कमाई इसमें जा रही थी। और ये एक इसमें और कमी है, ये ना एडिक्टिव है, ये सट्टेबाजी है, जुआ किसी का ना हुआ, ये एक तरह का जुआ है। तो सरकार देखिए, जुए के मामले में सरकार ने उस पर टैक्स लगाया कि लोग कम जाए। 15,000 करोड़ के करीब का रेवेन्यू इससे एडिशनल से आएगा। वो भी आएगा कि नहीं आएगा, जो 1% लोग कमाते हैं ना, 10 में से 9 में से 1 कमाते हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूशन से जिनके पास एल्गो ट्रेडिंग के टूल्स हैं और हाई स्पीड टूल्स हैं, क्योंकि ऑप्शंस की जो चेन होती है, पलक झपकने, जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं उतनी देर में 100 रेट उसमें से निकल जाते हैं। ये ऑप्शंस का जादू होता है। तो इसलिए उसको डेटर करने, और मार्केट ने रिएक्ट किया। आज देखा आपने, मार्केट ने आज रिकवर भी कर लिया। शेयर मार्केट की चाल पे अगर आप अपना मूड बनाएंगे ना, तो आपको एंजाइटी और ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाएगी। तो इसलिए शेयर मार्केट को कम देखना चाहिए, ऊपर नीचे जाती है बच्चों की तरह, आज रिकवर भी करी है। और शेयर मार्केट में बच्चों वाली एक और बात है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम देखो, पड़ोस के बच्चे से लड़ाई होती है, दूसरे दिन दोनों साथ खेल रहे होते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुंह फुला के 1 साल बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही है। तो इसलिए शेयर मार्केट को ज्यादा नजर नहीं रखनी चाहिए। आपको मार्केट का रिएक्शन रिकवर किया है। एसटीटी की बात कर रहा था। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। नहीं, मैं कोहली साहब को सुनना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उनके ज्ञान का फायदा मैं उठा रहा हूं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, चलिए ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डिटर करने का प्रयास किया गया। आप ये बताएं, पहले एसटीटी होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता था, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता था, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया, फिर एसटीटी फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बढ़ा दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म, भाई आप बताइए, 1 साल के बाद अगर कोई शेयर बेचता था, अरे मैं 10% कमा रहा हूं, उसमें 2 रुपए तो मैं सरकार को दे दूं। जी कोहली साहब, ये दुख तो मेरा भी है, ये दुख तो मेरा भी है कि अगर मैंने तो कुछ पैसे अगर मैं सरकार को दे दूंगा तो ये सरकार, स्वामी जी ये मेरा भी है। इसमें आप और हम एक हैं, इसमें आप और हम एक हैं। मैं नहीं चाहता उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट देश के लिए हेल्दी है, इस पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इस पे नहीं 20-25 करोड़ लोगों का इस समय तो डीमैट अकाउंट है। कल जब हम लोगों से बातें कर रहे थे, लोगों से हम ग्राउंड पे गए, उनसे बातें की, तो उनका तो ये कहना था कि यार हर बार आप एक अलग टैक्सेस वो टैक्स दे करके परेशान हो गए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी साहब, फिर कोहली साहब? और आप दोनों एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि यहां बस हम लोग 3 लोग हैं। कोहली साहब सही बोल रहे थे, हम एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा लोग हैं नहीं सर, और वी कैन हैव द कॉन्वर्सेशन। जी नहीं, मेरे को तो देखिए परेशानी जिस बात से थी कि निर्मला सीतारमण जी असल में जैसे सोने की मुर्गी होती है ना, जो अंडे देती है, वो उसको हलाल कर रही हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी। अब वही बताइए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वैसे ही भागे चले जा रहे थे, ज्यादातर वो अपना कैश पोजीशन भी लेते हैं और ऑप्शन में पोजीशन भी लेते हैं। अब आपने वहां पे एसटीटी बढ़ा दिया, तो आप क्या चाहते हैं? कैपिटल आउटफ्लो पूरी तरह से हो जाए, रुपया हमारा 150 पे पहुंच जाए। आई डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द बजट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसमें हमारा हिंदुस्तान बड़ा रोबस्ट हुआ करता था, कैश फ्लो बढ़िया हुआ करते थे, शेयर मार्केट, अच्छा जबरदस्ती आपने लोगों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी लोगों का पैसा जबरदस्ती शेयर मार्केट में डलवाया। डेट मार्केट में आपने इंटरेस्ट रेट कम किया, अच्छा इंटरेस्ट रेट कम किया, लोग बॉन्ड से शेयर मार्केट में चले गए, फिर आपने उसमें टैक्सेस लगा लगा के उससे सारे इनकम को ले लिया। तो सरकार अगर पैसा ले लेगी और इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं बचेगा, तो कंजम्पशन कैसे होगा? देश की इकोनॉमी तो कंजम्पशन इकोनॉमी है। जी कोहली साहब, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिबेट करना जब 2 लोग एक ही तरफ बोल रहे हो, मजा नहीं आता डिबेट का, उसको व्यूज भी आप दोनों को बुलाया कि हमें डिफरेंट व्यूज मैंने आशा की थी कि आप स्वामी जी, मैं क्या करूं, मैं आपके साथ सहमत होता हूं तो व्यूज नहीं मिलते, और नहीं सहमत होता हूं तो वो मन नहीं करता।
चलिए, एक रुपया जो रुपए की जो दुर्गति हो गई है सर, ये हालत हो गई है कि सरकार तो अब ये बोलने लग गई कि अरे रुपया गिरना तो बहुत अच्छा हो गया। इस पे कोहली साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, रुपया रुपया जो है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है, ये यहाँ से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, जो एफआईआई जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने लगातार पीछे करीब $20 बिलियन यहाँ से पैसा निकाला है। और ये डॉलर और रुपए का, जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, परंतु इसमें देखने वाली बात यह है, अगर ये स्वामी साहब इसको समझ पाएंगे, कुछ लोग जो नहीं समझ पाते इस बात का मजाक उड़ा देते हैं। रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना दो अलग अलग बातें हैं। ये आम आदमी इसको कहेगा, भाई ये कैसी बात कर रहे हो, तराजू के दो पलड़े हैं, एक नीचे करा तो दूसरा ऊपर जाएगा, एक को नीचे करा तो ये ऐसा नहीं है। डॉलर असल में बाकी की जो 6 करेंसीज है दुनिया की, उसको डॉलर इंडेक्स बोलते हैं नागेंद्र, वो उसके अगेंस्ट कमजोर हुआ है। उसमें नाम ले लेता हूं करेंसीज का: ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, यूरो, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर। ये 6 करेंसीज होती हैं डॉलर इंडेक्स में। ट्रम्प साहब ने केविन मार्श, जो वहां के फेड गवर्नर, जिनको नया अब वो बनाने वाले हैं, जेरोम पावल को स्टूपिड स्टूपिड उन्होंने पीछे कहा था, और उनका मई में कार्यकाल पूरा हो रहा है, नए आने वाले हैं वहां पर, तो वो चिंता में, इसी चिंता में उन्होंने केविन मार्श को बनाया है। और जो सोना गिरा ना नागेंद्र, ये इस बात से संबंध नहीं, सोना गिरने का कारण है कि डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ, लोगों को लगा, सटोरियों को वहां पर, कि अब तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, तो इसलिए भैया अब हमें सोने को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर नहीं किए। खैर छोड़िए, वो एक अलग डिस्कशन है। तो ये लगातार जो कैपिटल आउटफ्लो एफपीआई की बनी हुई है, उस कारण से रुपया आपको कमजोर दिखाई दे रहा है। इसको टेक्निकल सब, आप खाली एब्सोल्यूट नंबर्स को देखेंगे तो बड़ा कुछ मसाला मिल जाएगा। अभी मैं डिबेट से आ रहा हूँ, यहाँ पर वो उमर की मनमोहन सिंह बात की गई थी कि देखो मोदी जी का गुजरात मुख्यमंत्री थे तो उनके कॉमेंट को निकाला गया, देखो यहाँ रुपया जितना गिरता है, वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। मुझे लग रहा है इसमें राजनीतिज्ञों को ज्यादा कमेंट नहीं, छोड़ देनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब बिना समझ के ये फिर तो बोल दिया था ना कि रुपया गिरता है, इसका मतलब प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा बिना समझ के, पूरी तरह से जब तक आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड और फॉरेक्स ट्रेडिंग से उसका संबंध जब तक नहीं समझ हो, खाली नंबर्स को देख के इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ये मैं सिर्फ इतना कह रहा था। वो आधी जानकारी खतरनाक होती है, वो गलत नैरेटिव को चलाती है, बस यही कहना चाह रहा था। जी स्वामी जी, आप कैसे देख रहे हैं भारत का जो रुपया गिरता जा रहा है? वैसे मैं बताऊंगा कि हम जब से मेरा यूरो और रुपए का ताल्लुक रहा है, जब से मैंने खरीदना कभी जाने के लिए शुरू किया था, तो 67 रुपए से शुरू किया था 2014 में, आज वो 103 या 4 रुपए के लगभग पहुंच गया। स्वामी जी, आपके हिसाब से क्या है मामला पूरा रुपए का? लोगों को समझाइए, हम पर कितना असर पड़ रहा है ये रुपए गिरने से, और सरकार क्या कर सकती है अभी कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सके, या हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि हर जगह पे एक तो वॉर चल रही है और तेल को लेकर के अलग ही वॉर चल रही है। जी नहीं, ये असल में एंटायर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोहली साहब को सुन के मुझे अच्छा लगा। देखिए, वास्तविकता यह है कि भारतवर्ष जो है ये इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है कि उनकी करेंसी वीकेंड हो, लेकिन होने के बावजूद आज के तारीख में हमारा जो क्रूड का इंपोर्ट है और जो हमारे फॉरेन डेट्स हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी होती जा रही है, कल्पना कीजिएगा, कपकपी चढ़ जाएगी। आज के तारीख में भगवान की कृपा है कि हमारा जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस है वो $60 है। कल्पना कीजिए, मनमोहन सिंह के जमाने का अगर $140 होता, और एक समय ऐसा आ गया था कोविड का समय, जबकि $0 का हो गया था, तब भी हम जनता को कोई लाभ नहीं दिया गया। सरकार ने अपनी तिजोरियां भरी और उस तिजोरियों से 10,000 रुपए बिहार में देके चुनाव जीता। तो देखिए, मैं तो ये मानता हूं, और रुपया कमजोर होने के बावजूद आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग जो 17% था जीडीपी का 2014 में, वो घट के 12.5-13% हो गया है। आपका, जिस वजह से आपने मेक इन इंडिया बनाया था कि चाइना से इंपोर्ट को कम किया जाए, वर्ल्ड ढूंढ रहा था भारतवर्ष को एक विकल्प के रूप में कि भारत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा और हम चाइना का विकल्प ढूंढेंगे। हमने चाइना से इंपोर्ट डबल कर लिया और एक्सपोर्ट 15% बढ़ा दिया। देखिए, बढ़ाई करना सरकार, तो देखिए भारत के हम लोग सब पुत्र हैं, कोहली साहब भी हैं, नगेंद्र आप भी हैं, और हमें गर्व है। लेकिन हमें गर्व है पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पे, मनमोहन सिंह पे, जो सीना तान के खड़े होते थे। और आज के तारीख में अमेरिका हमको बता रहा है
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जी, ये कल बड़ा बड़ा एम्बैरेसिंग सा था, ये बातें हो रही थी कि ट्रंप क्यों बोल रहे कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से नहीं खरीदेगा। ये तो मोदी जी की तरफ से आना चाहिए था या अलग डिपार्टमेंट से आना चाहिए था कि हम कहां से तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने सीधे अनाउंसमेंट कर दिया कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। ऐसा कैसे हो गया कोहली साहब? अरे हमने ऑफिस में, स्वामी जी को मजेदार बात बताता हूं, ट्रंप का जिक्र आ गया तो हमने ऑफिस में एक ट्रंप मूड इंडेक्स बनाई हुई है, उसको हम प्लॉट करते हैं और आप मानेंगे नहीं, ईसीजी का ग्राफ कभी आपने देखा हो ऐसे 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 करके होता है क्या? ईसीजी के ग्राफ में उतार चढ़ाव होते होंगे जो ट्रंप मूड इंडेक्स उतार चढ़ाव होते हैं। अरे ट्रंप साहब की तो बात रहने दीजिए, मेरे ख्याल ना ही जिक्र करें तो हमारा शो तो फिर कॉमेडी सर्कस बन जाएगा यहाँ पर। मुझे लगा ट्रंप साहब की छोड़िए। जी जी कोहली साहब, सॉरी स्वामी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूं कोहली साहब से कि जब वो इस बार ट्रंप सरकार बोला गया था सारे अंतरराष्ट्रीय कानूनों को तोड़कर, और जब लोगों ने भजन कीर्तन कराए थे मंदिरों के अंदर कि सबसे बड़ा सनातनी डोनाल्ड ट्रंप है, तो मैं आशा करता हूं कोहली साहब ने ऐसा नहीं किया होगा। आज उसको हम गाली दे रहे हैं जिस आदमी के लिए हमने भजन कराए थे। मैं जवाब देता हूं, इसका जवाब मैंने ढूंढा, बहुत रिसर्च करके ढूंढा स्वामी साहब, और मैं एक पागल खाने में गया, और मैंने एक पागल से मिला। वो ये बात 2025 की है, और मैंने जब वहां के डॉक्टर से पूछा, वो कहते हैं अभी 4 साल पहले ये व्यक्ति अपने जिले का सबसे बुद्धिमान आदमी होता था। बस मुझे आगे कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हमारे लिए तो एक की फिगर रहेंगे ही रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने वॉर छेड़ दी है, हर जगह वो अपने फोर्सेस भेज दिए हैं, तो कितना ज्यादा प्रेशर, क्योंकि एक ये भी बात बोली जा रही है ईरान पे वो अटैक तो कर नहीं रहे, लेकिन उनके सारे बड़े शिप्स इधर हैं। वो एशिया पे भी थोड़ा सा दबाव बनाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि भाई अमेरिका बहुत पावरफुल है। आपको लगता है क्या ऐसा मामला है? और तेल को लेकर के जो चिंताएं भारत की हो सकता है बढ़ रही हो, तो इसका इन्फ्लेशन पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, हम लोगों पे कितना असर पड़ेगा ट्रंप की राजनीति का? देखिए, जो रुपए की कीमत की अभी हम बात कर रहे थे डॉलर के मुकाबले, हमें जब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है रुपए की, जब तक, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी, जब तक हमारे इन्फ्लेशन पे असर नहीं होता। जैसे स्वामी साहब ने कहा, हम 87% अपने देश की क्रूड की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। जब तक इन्फ्लेशन नहीं, अभी इन्फ्लेशन हमारी 1.5% के आसपास है, सीपीआई की बात कर रहा हूं। जब तक इन्फ्लेशन हमारी बढ़ने लग गई अगर, तो फिर हमें ये रुपया रातों की नींद हराम हमारी करेगा। पर जब तक ये बढ़ती नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ती है, तब तक के लिए रुपए आम आदमी की जेब पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ चीजें हम इंपोर्ट और भी करते हैं, हमारा चाइना से $100 बिलियन से ऊपर का इंपोर्ट है, वो सामान यहाँ कच्चा माल भी महंगा आता है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा आता है। परंतु जब तक महंगाई पे फर्क नहीं पड़ता, नागेंद्र, एक पैमाना मैंने बता दिया आपको कि अगर महंगाई बढ़ने लग गई यहाँ से, तो फिर समझिए हमें वो जो गिरता हुआ रुपया है ना, वो फिर वो राजनीतिक रंग बदलने लग जाएगा, फिर वो खतरे की घंटी बन जाएगा। जी स्वामी जी, अब दो चीजें मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूं कि 2012-13 में ये मुद्दा बहुत बड़ा था, काफी बातें हुई, रुपए के नाम पे बीजेपी ने बहुत सारे एड्स भी बनाए, तो क्या डिफरेंट था सिचुएशन उस समय? क्या सिचुएशन था? आज जनता को वो समझ में क्यों नहीं आ रहा कि रुपया गिर रहा है और उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं, लेकिन उस समय इतना ज्यादा गुस्सा था? जी देखिए, उस समय की स्थिति ये थी कि अन्ना हजारे का एक आंदोलन चला था। विनोद राय एक सीएजी के चेयरमैन थे, जिन्होंने कहा था 1,76,000 करोड़ का घपला हो गया, कोयले में घपला हो गया, फलाने में घपला हो गया। आपको याद होगा ये सारी चीजें, बिल्कुल एक अन्ना, उनका रामदेव का एक आंदोलन चला था, तो उस समय एक हवा फिजा अलग बन गई थी। आज की फिजा जो है वो केवल हिंदू मुसलमान की फिजा है। आज के तारीख में उस बच्चे को गाली दी जा रही है जिसको मेरे ख्याल में पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए था। तो आज स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। बांग्लादेश हमारा मित्र हुआ करता था, शत्रु है। नेपाल हमारा मित्र हुआ करता था, अपने नक्शे में हमारे भाग को दिखा रहा है। चीन हमें आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान से हमारी अदावत चली रही है, लेकिन हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। तो भगवान की कृपा है कि $60 पे क्रूड है और हम $100 का तेल खरीद रहे हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में $140 का था और हम 70 रुपए का तेल खरीद रहे थे। तो देखिए, जनता में अभी जो धार्मिक विद्वेष, और ये मैं एक चीज बता देता हूं, कोहली साहब होते तो और अच्छा लगता, वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता जहां का AQI 500 हो। विदेशियों को आदत है 30 और 40 की AQI की। वो वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे इंदौर जैसी जगह में, जो स्वच्छतम सिटी है पूरे हिंदुस्तान का, और जहां पे 25 लोग 35 लोग
सीवर का पानी पी के मर जाते हैं, धार में, इंदौर में और गांधीनगर में। जी। लेकिन चलिए, ये भी एक समय है, एक अच्छे और समय भी निकले, खराब समय भी निकल जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। आपको पता ही होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में अभी मोदी जी के नाम का जिक्र होने लग गया और काफी सारी ऐसी बातें बोली गई कि इजराइल में नाचने गाने की बात और बहुत सारी बातें, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया। अगर अभी तो इतनी बड़ी चर्चा नहीं है, सब लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसी एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम अगर आ जाता तो आप कैसे देखते, क्या हो रहा था इस भारत में अभी? नहीं, सारा गोदी मीडिया इसी पे डिस्कशन कर रहा होता। सारा गोदी मीडिया के प्राइम टाइम क्या 6 दिन तक इस पे डिस्कशन कर रहे होते राहुल गांधी के बारे में। लेकिन देखिए, मुझे एक आश्चर्य है, देखिए मैं तो अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं एप्स्टीन में ये बात नहीं मानूंगा कि मोदी जी ने इजराइल में जाके डांस इसलिए किया कि ट्रंप खुश हो जाए, और ट्रंप खुश हो गए और काम हो गया। क्योंकि कौन सा डांस किया होगा? मेरे ख्याल से तो मोदी जी को डांस आता नहीं। लेकिन मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री से कि एक स्पष्टीकरण दे दें, मुझे संतुष्टि हो जाए, देश वालों को संतुष्टि हो जाए, खुल के आके कह दें। एमईए ने उस पे एक रिएक्शन दिया और बोला कि ये तो औपचारिक तरीके से कुछ इसका पुष्टि नहीं की गई है, ये तो चलिए उसमें नाम है, लेकिन सरकार ने या यूएस की सरकार ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं की है। नहीं, यूएस की सरकार क्यों बोलेगी? देखिए, एप्स्टीन की फाइल जो है अमेरिकन कोर्ट्स में एडमिट हो गई और उन्होंने कहा कि इसको एक्सपोज किया जाए, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके लिए स्पेशली लॉ पास किया। तो सवाल यह है कि अब तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, उस लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे ममदानी की मदर हों, ये सारी चीजों के हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, उनके छोटे भाई के बारे में, दुनिया भर के बारे में पता चल रहा है। तो अब इसको डिस्प्यूट अगर मोदी जी अपने मुंह से कह दें तो हमें विश्वास होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि कौन सा उन्होंने डांस किया होगा? डांस करने से ट्रंप कैसे खुश हो जाएंगे, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। जी जी, लेकिन ऐसे तो लगता नहीं कि कोई कमेंट ऑफिशियली मोदी जी की तरफ से आएगा और ना यहाँ पे कोई उनसे सवाल पूछ पाएगा। लेकिन देखते हैं एमईए का इस पे आगे क्या रिएक्शन आता है। चलिए, इसको थोड़ा सा कम जो हमारी चर्चा है उसको हम विराम देंगे, लेकिन उसके पहले सर आपसे बस आखिरी सवाल कि अगर इस बजट को आपको एनालाइज करना हो तो आप इसमें 5 अच्छी बातें या 3 अच्छी बातें और 3 इसकी वीक पॉइंट्स जो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सके, और वो वीक पॉइंट्स क्यों है, ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा जी। नहीं, अच्छी बातें तो कोहली साहब ने बताई दी थी, अच्छी बातें तो मैं कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ये दिखाई पड़ा हमारे है ना सर, रील बनाने के लिए अब स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी, बोला गया 15,000 स्कूलों में। आप पॉजिटिव मान रहे हैं, मैं तो इसको नेगेटिव मान रहा हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो बुलेट ट्रेन से चलेंगे और नाटक करेंगे और गिर जाएंगे। बेचारे मेरे युवा बच्चों को ये करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे युवा बच्चों के लिए आवश्यकता, अब ये बताइए, जो ये शिप रिपेयर का प्रोग्राम आप चला रहे हैं, शिप रिपेयर का प्रोग्राम कहाँ चलना चाहिए? भाई केरला में चलना चाहिए था, तमिलनाडु में चलना चाहिए था, महाराष्ट्र में चलना चाहिए था, गुजरात में चलना चाहिए था। गुजरात में अलंग है जहां शिप बिल्डिंग होती है। आप बना रहे हैं पटना और वाराणसी की बात कर रहे हैं। फिर आपने ये जो शेयर मार्केट में किया है, आपने पूरे पहले तो लोगों के पैसे उसमें डलवाए, अब उसके ऊपर टैक्स लगा के सब कुछ बर्बाद करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दिया है। सोने में लोगों का लाखों करोड़ों रुपए डूब गया है। अगर इसी प्रकार से सोने में और लोहे, इसमें शेयर मार्केट में पैसा डूबता रहा, रियल एस्टेट भी डूब जाएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई में कोहली साहब होते तो आनंद आता। बड़ी गोदी मीडिया एफडीआई की बड़ी बड़ाई कर रहा है, साहब बहुत बड़ा काम हो गया साहब, मदर ऑफ ऑल डील्स, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स, ग्रैंड मदर ऑफ ऑल डील्स। असली मुद्दा यह है, आप ये खुद सोचिए, 2.5 लाख महंगी कारें यूरोप से इंपोर्ट होंगी कम ड्यूटी पर जी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति की महंगी कारें कौन खरीदेगा? अच्छा, आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 50% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है, उस पर आपने मार दी। और उसको कह रहे हैं 15 साल से रोका हुआ था, अब उसे ओपन कर दिया आपने। भाई देखिए, आप हमारे देश के युवाओं को, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी की चिंता है अपने देश, अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा तो जीवन बीत गया, बड़ा अच्छा बीता। कांग्रेस के जमाने में मैं पैदा हो गया था और आनंद मैंने अपने जीवन का लिया। लेकिन ये बच्चा बड़े कष्ट झेल रहे हैं। इनके नौकरी के बारे में कोई बात ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं। वो पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाया था, पता चला कि उसमें 10% भी कंट्रीब्यूट नहीं हुआ। ऐसे लोगों को पैसा दे दिया, ट्रेनर्स को, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। 90% पैसा उसमें लोग इधर उधर उड़ा गए और गंगा में 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो देखिए,
एक दिखाना कि हम ये करेंगे। अगर आपको तो पता ही होगा, बड़े आप तो जागरूक पत्रकार हैं, एक गुजरात के अंदर एक पुरानी 70 साल पुरानी पानी की टंकी बनी हुई थी जिसको जी। जेसीबी उठा के तोड़ा गया, और जी। तोड़ने में बड़ी परेशानी आई क्योंकि बड़ी मजबूत थी, और उस पर 27 करोड़ की नई टंकी बनाई गई घुस घुस खा के, और वो पानी भरते ही टूट गई। जी जी, तो ये है सच्चाई। और लेकिन जब हम जॉब्स की बात करते हैं सर, तो देखते हैं कि अब रील्स बनाने की कितनी आदत लगती है। लेकिन आप अगर किसी को समझना हो, एक आम इंसान को समझना हो कि निर्मला सीतारमण जी जो भी अपने स्पीचेस में बोलती है, जो भी उन्होंने पिछले साल बोला, अब वो मैं समझना चाहता हूं कि मैं कैसे फिगर आउट करूं कि उन्होंने जो जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ, किस स्तर पे हुआ। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि दरभंगा में एम्स खुलता है, उसकी गेट बनती है लेकिन उसके आगे कुछ बनता नहीं है। तो ये सब अनाउंसमेंट्स होते हैं, जनता कैसे फाइंड आउट करे कि जो आपको कस्मे वादे किए जाते हैं वो कितना सच होता है। बजट में जो भी बोला जाता है वो सैक्रोसेंट है कि बस बोल दिया जाता है। नहीं, खैर बजट के बारे में तो जनता भी जानती है, लेकिन हमारे देश की जनता भी जो है ना, वो अलग मुद्दों पे इस समय उलझी हुई है। वो अपने घर चलाने पे उलझी हुई है। युवा लड़का बेचारा सुबह 4 बजे से मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है 12-13 हजार रुपए महीने कमाने के लिए। कभी उसको घुसा देते हैं गिरजाघर में क्रिसमस को डिस्टर्ब करने के लिए, कभी मस्जिद खोदने के लिए, कभी इधर उधर अपना उसे ले जाते हैं कोटद्वार, वहां पे कोई बच्चा जो बहुत देश के लिए अच्छा काम कर रहा है उसके आक्रमण करने के लिए, उसे गाली गलौज करने के लिए। तो जनता अगर जागरूक हो जाए और जी प्रश्न पूछने लगे। अच्छा, अभी भी जो रोड मैप बताते हैं 2047 का बताते हैं, अरे रोड मैप बताओ अगले साल का, ये बताओ पिछले एक साल में तुमने क्या क्या किया, कैसे जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया, अगले एक साल में क्या करोगे। 2047 में मैं तो रहूंगा नहीं, मैं क्या इसका मूल्यांकन करूं। पहले 5 वर्षीय योजना होती थी, वो भी खत्म कर दी। अब 1 वर्ष की बात नहीं करते, अब ये 25 साल की बात करते हैं। जी, चलिए देखते हैं जनता के मुद्दे बदलते हैं कि नहीं। मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में, राहुल गांधी ने डोकलाम, चाइना सबको हिला दिया, और स्वामी जी ने हमें बताया कि रियलिटी क्या चल रही है। कोहली जी ने बताया कि सरकार कैसे बहुत आगे का सोच रही है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमें इकोनॉमिस्ट ही समझा सकते हैं। लेकिन बहुत मजा आया, स्वामी साहब हमारे साथ जुड़े, हमें समझाने की कोशिश की। कोहली साहब जी हमारे साथ अभी तो नहीं है, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि निर्मला सीतारमण जी ने हमें इस बार बजट में क्या दिया। आप देख रहे हैं वन इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। हमारा नया शो देश दिन भर और तर्कश आपके लिए रोज लाते हैं हम, और उसमें हम बहुत बड़े बड़े इश्यूज को उठाते हैं। आज जैसे कि हम उठाने वाले हैं राहुल गांधी के स्पीच का इशू, जो जाएगा 7 बजे, और आप जरूर देखें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app